दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं अगाथा क्रिस्टी का एक बहुत ही मशहूर नॉवल द मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस हिंदी में। आज आप सुनेंगे इस नॉवल का पहला भाग। अध्याय 1। सीरिया में सर्दियों की एक सुबह के 5 बजे का वक्त था। अलेप्पो नगर के प्लेटफॉर्म पर वो रेलगाड़ी खड़ी थी जिसे रेल की डायरेक्टरी में टॉरस एक्सप्रेस का नाम दिया गया था। इसमें एक रसोई और खाने का डिब्बा, एक स्लीपर और 2 लोकल डिब्बे थे। स्लीपर कार में दाखिल होने वाली सीढ़ियों के पास एक युवा फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट खड़ा था। अपनी वर्दी में लकदक वो एक छोटे कद के एक छरहरे से आदमी से बात कर रहा था जिसने कानों तक मफलर लपेट रखा था। हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी और ऐसे में भी उसको इस मेहमान को विदा करने का काम सौंपा गया था, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट ड्यूबॉस्क अपनी भूमिका पूरी दिलेरी से निभा रहा था। पिछले कई दिनों से उनके यहाँ कुछ समस्या चल रही थी और उसके जनरल का मिजाज और ज्यादा खराब होता जा रहा था। और फिर अचानक न जाने कहाँ से ये बेल्जियम का एक अजनबी आदमी आ टपका था। फिर 1 हफ्ता गुजरा था और कुछ ऐसी चीजें घटीं जिनसे सारी परेशानियां दूर हो गई थीं। एक नामी ऑफिसर ने खुदकुशी कर ली थी, दूसरे ने इस्तीफा दे दिया था और उससे पहले उसके जनरल का जो चेहरा चिंता में डूबा था वो अब फिर से खुश नजर आने लगा था। जनरल साहब और उस अजनबी के बीच जो बातें हुई थी उनका एक छोटा सा हिस्सा ड्यूबॉस्क के कानों में भी पड़ा था। तुमने हमें बचा लिया मेरे प्यारे दोस्त, तुमने फ्रांसीसी फौज की इज्जत बचा ली है, बहुत सारा खून खराबा टाल दिया। कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं कि तुमने मेरी बात मान ली और इतनी दूर तक आए। इस बात पर उस अजनबी ने, जिसका नाम था हरक्यूल पॉयरो, ये जवाब दिया था। कैसी बातें करते हैं जनरल साहब, मैं इस बात को भला कभी भूल सकता हूँ कि एक बार आपने मेरी जिंदगी बचाई थी। और फिर इसके बाद फ्रांस, बेल्जियम, शान, इज्जत और ऐसी ही कुछ दूसरी बातों के जिक्र के साथ दोनों गर्मजोशी से गले मिले थे और उनकी बातचीत खत्म हो गई थी। इस सब का ताल्लुक किन बातों से था ये तो लेफ्टिनेंट ड्यूबॉस्क नहीं जानता था, लेकिन उसी के जिम्मे था मिस्टर पॉयरो को टॉरस एक्सप्रेस पर छोड़कर आने का काम, और वो इस काम को पूरी जोश और लगन के साथ निभा रहा था। आज संडे है, कल सोमवार की शाम आप इस्तांबुल पहुंच जाएंगे, उसने पॉयरो से कहा। मेरे ख्याल से आप कुछ दिन वहां रहना चाहेंगे। हाँ, जरूर। इस्तांबुल ऐसा शहर है जहां मैं पहले कभी नहीं गया हूँ। उसे बस छूते हुए गुजर जाना तो अफसोस की बात होगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से वहां कुछ दिन सैलानियों की तरह रहूंगा, पॉयरो ने कहा। लेफ्टिनेंट ने स्लीपर की खिड़कियों के ऊपर नजर डालते हुए कहा, साल के इन महीनों में काफी कम लोग सफर करते हैं। वैसे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बस कहीं ऐसा ना हो कि टॉरस एक्सप्रेस बर्फ में फंस जाए। क्या कभी ऐसा होता है, पॉयरो ने पूछा। हाँ, कभी कभी होता है, लेकिन इस साल तो अभी तक नहीं हुआ है। तब तो हो भी सकता है, यूरोप से मौसम की खबरें तो बुरी आ रही हैं, पॉयरो ने कहा। तभी उनके सिरों के ऊपर स्लीपर के एक कमरे का पर्दा बगल को खिसकाकर एक युवती ने बाहर झांका। पिछले बृहस्पतिवार को बगदाद से चलने के बाद से मिस मैरी डेबनहैम बहुत कम सो पाई थी। ना तो करकुक जाने वाली रेलगाड़ी में, ना ही मौसुल के रेस्ट हाउस में, और ना ही पिछली रात इस रेलगाड़ी में ही उसे ठीक से नींद आई थी। अपने ज़रूरत से ज़्यादा गर्म डिब्बे की घुटन भरी फिजा में जागे हुए लेटे रहने से तंग आकर वो उठी और उसने बाहर को नज़र दौड़ाई। ये ज़रूर अलेप्पो होगा, यकीनन देखने लायक कुछ नहीं। एक लंबा अंधेरा प्लेटफॉर्म और कहीं अरबी में ऊंची आवाज़ में चल रही तकरार। उसकी खिड़की के नीचे 2 आदमी फ्रेंच में बातें कर रहे थे। एक तो कोई फ्रेंच ऑफिसर था और दूसरा बड़ी बड़ी मूंछों वाला छोटे कद का आदमी। वो हल्के से मुस्कुराई। उसने कभी किसी को मफलरों में इस कदर लिपटे हुए नहीं देखा था। बाहर जरूर काफी ठंड होगी। उसने जोर लगाकर खिड़की को नीचे ठेलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। तभी गाड़ी का कंडक्टर बाहर खड़े उन दोनों आदमियों के नजदीक आया। उसने उनको कहा कि रेल चलने ही वाली थी और इसलिए बेहतर होगा कि अगर वे रेल में सवार हो जाएं। छोटे कद वाले उस आदमी ने अपना हैट उतार लिया। कैसा अंडे जैसा सिर था उसका। मैरी डेबनहैम मुस्कुरा दी। ये कितना हास्यास्पद सा दिखने वाला आदमी था। फिर वो आदमी सीढ़ियां चढ़कर ट्रेन में सवार हो गया। कंडक्टर भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसने हाथ हिलाकर उस फ्रेंच ऑफिसर को विदा दी। भाग 2। कंडक्टर ने एक नाटकीय मुद्रा के साथ पॉयरो को उसके कमरे की खूबसूरती और सलीके से रखा गया उसका सामान दिखाया। सर, आपका वो चमड़े का छोटा थैला मैंने यहाँ रख दिया है, आप इसे देख लीजिए। उसके फैले हुए हाथ का इशारा साफ था। हरक्यूल पॉयरो ने उसके ऊपर एक तह किया हुआ नोट रख दिया। शुक्रिया मोसिए।
कंडक्टर के हाव भाव में चुस्ती झलकने लगी। मौसिए के टिकट मेरे पास हैं, क्या मैं पासपोर्ट भी ले लूं? मेरे ख्याल से आप इस्तांबुल में रुक रहे हैं शायद। हाँ, पॉयरो ने हामी भरी। शायद ज्यादा मुसाफिर सफ़र नहीं कर रहे हैं, क्यों? नहीं मौसिए, मेरे पास सिर्फ 2 सवारियां और हैं, दोनों अंग्रेज हैं। एक हिंदुस्तान से कोई कर्नल है और एक अंग्रेज युवती हैं बगदाद से। क्या मौसिए को कुछ चाहिए? मौसिए ने एक छोटी मिनरल वाटर की बोतल की फरमाइश की। सुबह के 5 बजे रेल में सवार होने के लिए थोड़ा अटपटा समय था। सुबह होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए मिस्टर पॉयरो एक कोने में गुड़ी मुड़ी लेटकर आराम से सो गए। जब वो उठे तो 9:30 बज चुके थे और वो गर्म कॉफ़ी की तलाश में गाड़ी के रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए। उस समय वहाँ एक ही मुसाफिर मौजूद था, जाहिर तौर पर वो अंग्रेज़ युवती जिसके बारे में कंडक्टर ने कहा था। वो लंबी, छरहरी और सांवली थी, उम्र 28 के आसपास होगी। जिस तरह से वो अपना नाश्ता खा रही थी और जिस तरह उसने वेटर को अपने लिए और कॉफ़ी लाने के लिए कहा, उसमें एक किस्म की इत्मीनान भरी कुशलता थी जो दुनिया की और इस बात की जानकारी देती थी कि उसने काफ़ी यात्राएं कर रखी थीं। उसने रेलगाड़ी के गर्म वातावरण के लिए पूरी तरह से उपयुक्त किसी पतले कपड़े का एक गहरे रंग का लिबास पहन रखा था। कोई बेहतर काम हाथ में ना होने के कारण हरक्यूल पॉयरो उसका जायजा लेते हुए अपना मनोरंजन करते रहे। जैसा कि उन्होंने उसे आंका, वो उस किस्म की युवती थी कि चाहे जहां भी जाती बड़ी ही आसानी से अपनी देखभाल कर सकती थी। उसमें एक सलीका और कुशलता थी। उसकी त्वचा का नाजुक पीलापन, उसके लहरदार बाल और उसकी शांत बेलाग आंखें पॉयरो को भा रही थीं। तभी एक और व्यक्ति रेस्टोरेंट कार में दाखिल हुआ। ये 40 से 50 के बीच का एक लंबा आदमी था, छरहरा शरीर और तांबे जैसी तपी हुई त्वचा वाला, जिसके बाल कनपटियों के पास से खिचड़ी हो चले थे। ओह, तो ये है हिंदुस्तान से आया कर्नल, पॉयरो ने खुद से कहा। आने वाले ने थोड़ा सा झुककर लड़की का अभिवादन किया। हेलो मिस डेबनहैम। हेलो कर्नल आर्बथनॉट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज़रूर बैठिए। कर्नल उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसने अंडे और कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया। उस आदमी की आंखें एक पल के लिए हरक्यूल पॉयरो पर टिकीं और फिर उदासीनता से आगे बढ़ गईं, जैसी कि अंग्रेज़ों की कौम की फितरत होती है। दोनों अंग्रेज़ बतियाने वाले नहीं निकले। उन्होंने 1-2 संक्षिप्त से जुमले एक दूसरे की तरफ फेंके, फिर जल्दी ही युवती उठी और अपने डिब्बे में लौट गई। दोपहर के वक्त दोनों फिर से एक ही मेज़ पर बैठे और इस बार भी उन्होंने तीसरे मुसाफिर को नज़रअंदाज किए रखा। इस बार की बातचीत नाश्ते के समय वाली बातचीत से ज़्यादा जिंदा दिल थी। कर्नल आर्बथनॉट पंजाब के बारे में बातें करता रहा और बीच बीच में युवती से बगदाद के बारे में कुछ सवाल पूछता रहा। उनकी बातों से ये साफ हुआ कि युवती वहाँ गवर्नेस की नौकरी करती थी। बातों बातों में ही दोनों को पता चला कि उनके कुछ आपसी मित्र भी थे, जिसका फौरन असर ये हुआ कि उनकी बातचीत थोड़ी और दोस्ताना हो गई और औपचारिकता कम हो गई। उन्होंने किसी टॉमी फलाने और जेरी ढिमके की चर्चा की। कर्नल ने जानना चाहा कि वो सीधे इंग्लैंड जा रही थी या बीच में इस्तांबुल रुकने वाली थी। नहीं, मैं सीधे जा रही हूँ, लड़की ने कहा। मैं 2 साल पहले भी इस तरफ आई थी और तब मैंने 3 दिन इस्तांबुल में बिताए थे। ओह अच्छा, मैं भी सीधे ही जा रहा हूँ, कर्नल ने कहा। इस बार हरक्यूल पॉयरो ने ध्यान दिया कि कर्नल मिस डेबनहैम के कंपार्टमेंट तक उसके साथ गया। गलियारे में अगल बगल खड़े होकर जब वो बाहर के नज़ारे देख रहे थे, तब अचानक लड़की ने एक ठंडी सांस छोड़ी। पॉयरो उनके नज़दीक ही खड़े थे और उन्होंने लड़की को बुदबुदाते हुए सुना, कितना खूबसूरत है, काश मैं इसका आनंद उठा पाती। कर्नल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जबड़े की चौकोर रेखाएं थोड़ी और कस गईं, थोड़ी और कठोर और सख्त। काश तुम इस सब से निकल पाती, उसने कहा। श्श, प्लीज चुप करो। हाँ, ठीक है। कर्नल ने हल्की सी खींच भरी निगाह पॉयरो की तरफ फेंकी और फिर बोला, लेकिन मुझे तुम्हारे गवर्नेस बनने का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं है। तानाशाह किस्म की माँओं और उनके बिगड़े हुए लड़कों की हाजिरी बजाते हुए। लड़की एक ऐसी हंसी हंसी जिसकी खनक में बेकाबू होने का हल्का सा संकेत था। अरे तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दबी कुचली गवर्नेस की कल्पना अब सिर्फ एक पिटा हुआ ख्याल है। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ कि अब तो उल्टा माता पिता ही डरते रहते हैं कि कहीं मैं उनके ऊपर धौंसना जमाने लगूं। पॉयरो ने ख्यालों में डूबे हुए खुद से ही कहा, ये कुछ अजीब सी ही नौटंकी चल रही है यहाँ। रात के करीब 11:30 बजे वे लोग कोन्या पहुंचे। दोनों अंग्रेज बर्फ ढके प्लेटफॉर्म पर आगे पीछे चहलकदमी करते हुए टांगे सीधी करने के लिए उतर गए।
हरक्यूल पॉयरो का पहले तो बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 10 मिनट के बाद आखिर उन्होंने तय किया कि थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेना कोई बुरा विचार नहीं है। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से तैयार की, अपने इर्द गिर्द कई मफलर और कोट लपेटे और अपने साफ सुथरे जूतों पर रबर के बड़े जूते चढ़ाते हुए अच्छी तरह से पहन ओढ़कर वो हिचकिचाते हुए प्लेटफॉर्म पर उतरे। टहलते हुए वो इंजन के आगे तक निकल गए। तभी उन्हें 2 परछाइयां दिखाई दीं और आवाज़ें सुनाई दीं। एक ट्रांसपोर्ट कैरेज की छाया में खड़े होकर कर्नल और मैरी बात कर रहे थे। कर्नल बोल रहा था, मैरी। तभी युवती ने उसे टोक दिया, अभी नहीं, जब ये सब निपट जाए, तब, जब ये सब पीछे रह जाए, उस टाइम। मौके का ख्याल करते हुए होशियारी से मोसिए पॉयरो दूसरी तरफ मुड़ गए। ये सब कुछ वाकई अजीब है, उन्होंने खुद से कहा। अगले दिन कर्नल और मैरी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। युवती थोड़ी बेचैन दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए थे। दोपहर बाद के करीब 2:30 बजे का वक्त होगा जब ट्रेन अचानक रुक गई। पॉयरो ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और पास से गुजरते हुए कंडक्टर से पूछा कि ये क्या मामला था। उसने जवाब दिया और जब पॉयरो ने अपना सिर अंदर किया तो मुड़ते हुए वो मैरी डेबनहैम से करीब करीब टकरा ही गए, जो उनके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने फ्रेंच में थोड़ा हाँफते हुए पूछा, क्या मामला है, हम रुक क्यों गए हैं? कोई खास बात नहीं है मैडमोजेल, डाइनिंग कार के नीचे किसी चीज़ में आग लग गई है। ज्यादा गंभीर मामला नहीं है, आग को बुझा दिया गया है और अब वो उसकी मरम्मत कर रहे हैं। खतरे की कोई भी बात नहीं है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इससे तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, पॉयरो ने कहा, लेकिन हम लेट होना गवारा नहीं कर सकते। गाड़ी के पहुंचने का समय 6:55 है और फिर हमें बॉस्फोरस को पार करके दूसरी तरफ 9 बजे ओरिएंट एक्सप्रेस पकड़नी है। अगर घंटे या 2 घंटे की देरी हो गई तो हम अगली गाड़ी कैसे पकड़ पाएंगे? क्या इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा मैडम? पॉयरो ने पूछा। हाँ, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, मुझे वो ट्रेन पकड़नी ही है। जिस हाथ से युवती ने खिड़की की सलाख थाम रखी थी उसका वो हाथ स्थिर नहीं था और उसके होंठ भी कांप रहे थे। फिर वो वहां से मुड़कर गलियारे में और आगे कर्नल आर्बथनॉट से जा मिलने के लिए बढ़ गई। लेकिन शुक्र था कि 10 ही मिनट के बाद गाड़ी फिर से चल दी। रास्ते में खोए हुए अपने वक्त को पूरा करते हुए वो सिर्फ 5 मिनट की देरी से हैदराबाद पहुंची। बॉस्फोरस नदी में लहरें उठ रही थीं और मिस्टर पॉयरो को उस हलचल भरी पार उतराई में मजा नहीं आया। नाव पर वे अपने साथी मुसाफिरों से बिछड़ गए थे और उन्होंने उनको दोबारा फिर नहीं देखा। गलाटा पुल पर पहुंचकर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और सीधे टॉकाटैलियन होटल पहुंच गए। अध्याय 2। होटल पहुंचकर हरक्यूल पॉयरो ने बाथरूम वाले कमरे की फरमाइश की। फिर उन्होंने होटल सहायक के डेस्क पर अपने लिए चिट्ठियों के बारे में पूछताछ की। उनके लिए 3 पत्र वहां इंतजार कर रहे थे और एक टेलीग्राम। टेलीग्राम को देखकर उनके माथे पर थोड़े बल पड़ गए। इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। तार में लिखा था, कास्नर मामले में जिस परिणाम की भविष्यवाणी आपने की थी वो अचानक घटित हुआ है, कृपया फौरन लौटिए। पॉयरो खीजे स्वर में बुदबुदाए, अब ये तो सिरदर्दी पैदा करने वाली बात है। फिर उन्होंने होटल के सहायक से कहा, मुझे आज की रात ही आगे जाना होगा। सिम्प्लॉन ओरिएंट एक्सप्रेस कितने बजे छूटती है? 9 बजे सर। क्या आप मुझे एक स्लीपर दिला सकते हैं? हाँ, ज़रूर मौसिए। साल के इस हिस्से में कोई मुश्किल नहीं है, गाड़ियाँ करीब करीब खाली ही होती हैं। फर्स्ट क्लास या सेकंड? फर्स्ट। ठीक है मौसिए। आप कहाँ तक जा रहे हैं? लंदन तक। ठीक है, मैं आपके लिए लंदन का टिकट ला दूंगा और आपके सोने का इंतज़ाम इस्तांबुल कैले डिब्बे में रिजर्व करवा दूंगा। पॉयरो ने फिर से एक बार घड़ी पर नज़र डाली। 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे। क्या मेरे पास इतना वक्त है कि मैं खाना खा सकूं? जी हाँ, बिल्कुल मौसिए। पॉयरो ने अपने कमरे का रिजर्वेशन कैंसिल करने के लिए कहा और हॉल को पार करके रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गए। जब वे वेटर को अपना ऑर्डर दे रहे थे तभी एक हाथ उनके कंधे पर आकर टिका। ये एक छोटे कद का तगड़ा अधेड़ आदमी था जिसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। पॉयरो उछल कर उठे। मौसिए बॉक? हाँ मिस्टर पॉयरो। मौसिए बॉक भी बेल्जियम के निवासी थे, इंटरनेशनल वैगनलिट रेलवे कंपनी के एक डायरेक्टर। दोनों की दोस्ती वर्षों पुरानी थी। यहाँ इस्तांबुल में कैसे? मौसिए बॉक ने पूछा। बस यूं ही, सीरिया में एक छोटा सा केस था, उसी के लिए आया था और आज रात घर जा रहा हूँ वापस। अरे वाह, मैं भी। मेरे कहने का मतलब मैं लौसान तक जा रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम है। तुम ओरिएंट एक्सप्रेस से जा रहे हो? हाँ, मैंने अभी अभी उनसे कहा है
कि वो मेरे लिए एक स्लीपर का इंतज़ाम कर दें। वैसे तो मैं यहाँ पर कुछ दिन रुकने वाला था, लेकिन मुझे अभी अभी तार मिला और इसीलिए मुझे ज़रूरी काम से लंदन तुरंत लौटना है। कुछ देर और इधर उधर की बातें करने के बाद मौसिए बॉक ने विदा ली। खाना खाते हुए हरक्यूल पॉयरो ने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वहां कुल मिलाकर 6 लोग और थे। इनमें से भी सिर्फ 2 ऐसे थे जिनमें पॉयरो की दिलचस्पी जगी। ये दोनों एक मेज पर बैठे थे जो काफी दूर नहीं थी। उनमें से एक, जो कम उम्र का था, वो साफ तौर पर अमेरिकन था। करीब 30 साल का रहा होगा, लेकिन असल में वो नहीं बल्कि उसका साथी था जिसने हरक्यूल पॉयरो का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। वो दूसरा आदमी 60 से 70 के बीच का रहा होगा। थोड़ी दूर से देखने पर उसकी मुद्रा एक परोपकारी समाज सेवी जैसी दिखाई देती थी। हल्का सा गंजा सिर, गुंबद के जैसा ऊंचा माथा और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये सब उसके एक भले आदमी होने का संकेत कर रहे थे। सिर्फ उसकी आंखें थीं जो इस अनुमान को गलत ठहराती थीं। वो छोटी छोटी, धंसी हुई और चतुराई से भरी थीं। तभी उस आदमी ने अपने युवा साथी से कोई टिप्पणी करते हुए कमरे की दूसरी तरफ नजर दौड़ाई। उसकी निगाह पल भर के लिए पॉयरो पर टिकी और उस एक पल के छोटे से हिस्से में भी उसकी उस निगाह में एक अजीब सा दुष्ट भाव और अस्वाभाविक तनाव नजर आया जिसे पॉयरो ने साफ साफ महसूस किया। फिर वो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, बिल चुका देना हेक्टर। जब पॉयरो होटल के वेटिंग रूम में फिर से अपने मित्र के पास जाकर बैठे तो दूसरे दोनों आदमी उसी समय होटल से विदा हो रहे थे। उनका सामान नीचे लाया जा रहा था। कम उम्र वाला आदमी अपनी देखरेख में इस काम को करवा रहा था। जल्दी ही उसने शीशे का दरवाज़ा खोला और बोला, हम तैयार हैं मिस्टर रैचेट। अधेड़ आदमी ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। पॉयरो ने मिस्टर बॉक से पूछा, इन दोनों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अमरीकी हैं? बॉक ने कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि बतौर एक इंसान आपको वो कैसे लगे। वो लड़का तो काफ़ी भला सा लग रहा था, बॉक ने कहा। और वो दूसरा? सच कहूँ तो वो मुझे कुछ ज्यादा नहीं जचा। उसने मुझ पर एक नागवार सा असर छोड़ा। और तुम्हें क्या लगा? बॉक ने पूछा। हरक्यूल पॉयरो ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, जब वो रेस्टोरेंट में मेरे पास से गुजरा तो मेरे ऊपर एक अजीब सा असर हुआ। ऐसा लगा जैसे एक जंगली जानवर, बनेला, वहशी मेरे पास से गुजरा हो। और इसके बावजूद भी कुल मिलाकर वो इज्जतदार लग रहा था। उसके कपड़े, उसका हाव भाव, पूरा चेहरा, सब कुछ इज्जतदार आदमी का है, लेकिन आंखों में से जैसे एक जंगली जानवर झांकता दिखाई देता है। उसी समय दरवाज़ा खुला और होटल का सहायक उनकी तरफ आया। वो थोड़ा परेशान और शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। ये बड़ी अनोखी बात है मौसिए, लेकिन ट्रेन में पहले दर्जे में एक भी स्लीपिंग बर्थ नहीं है। मौसिए बॉक चिल्लाए, ऐसा कैसे हो सकता है? साल के इन दिनों में? लगता है कोई पत्रकारों की टोली या नेताओं का कोई जत्था आ गया है। ये तो मैं नहीं जानता सर, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही हैं। मौसिए बॉक ने पॉयरो की तरफ मुड़कर कहा, फिक्र मत करो मेरे दोस्त, हम कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। गाड़ी में हमेशा एक कूपे होता है 16 नंबर का, जो भरा नहीं होता। कंडक्टर इस बात का हमेशा ध्यान रखता है। आओ चलते हैं, चलने का टाइम हो गया है। स्टेशन पर भूरी वर्दी वाले कंडक्टर ने मौसिए बॉक का स्वागत किया। नमस्कार मौसिए, आपका कूपे नंबर है 1। बॉक ने उससे पूछा, मैंने सुना है कि आज रात गाड़ी पूरी भरी हुई है। जी हाँ मौसिए, यकीन नहीं होता, लेकिन लगता है सारी दुनिया ने आज ही यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया है। खैर जो भी हो, तुम्हें मेरे इन दोस्त के लिए तो जगह निकालनी ही होगी। इनको 16 नंबर वाला कूपे दे दो। वो भी भर गया है मौसिए। क्या कहते हो? 16 नंबर? जी हाँ मौसिए, जैसा मैंने आपको बताया, गाड़ी पूरी भरी हुई है हर जगह। लेकिन माजरा क्या है? क्या कहीं कोई सम्मेलन है, कोई जत्था है? नहीं सर, बस इत्तफाक है। हुआ बस यही है कि बहुत से लोगों ने आज रात सफ़र का इरादा किया है। मौसिए बॉक के गले से खींच भरी किटकिटाती आवाज़ निकली। अच्छा ठीक है, बेलग्रेड में एथेंस से आने वाला डिब्बा जुड़ जाएगा, बुखारेस्ट से पेरिस जाने वाला डिब्बा भी होगा, लेकिन हम कल शाम से पहले बेलग्रेड नहीं पहुंचेंगे। सिर्फ आज रात की बात है। सेकंड क्लास में भी कोई खाली नहीं है क्या? सेकंड क्लास में एक बर्थ खाली है सर, लेकिन वो लेडीज़ कंपार्टमेंट में है। कूपे में पहले से ही एक जर्मन औरत मौजूद है, किसी महिला की नौकरानी। ओहो, ये तो बहुत ही अटपटा है, पॉयरो ने कहा। अरे परेशान मत हो दोस्त, मैं आम डिब्बे में सफ़र कर लूँगा। बिल्कुल नहीं, मेरे रहते भला ऐसे कैसे हो सकता है?
ट्रेन का डायरेक्टर अपनी ही ट्रेन में अपने सबसे प्यारे दोस्त के लिए एक डिब्बे का इंतजाम नहीं कर सकता? फिर वो कंडक्टर की तरफ मुड़े और बोले, क्या जिनकी रिजर्वेशन है वो सब लोग आ गए हैं? सर, एक सवारी अभी तक नहीं आई है, बाकी लोग आ चुके हैं। ये 7 नंबर की बर्थ है, सेकंड क्लास में। 9 बजने में 4 मिनट बाकी हैं और ये महाशय अभी आए नहीं हैं। कौन है ये? बॉक ने पूछा। जी, कोई अंग्रेज हैं, एम हैरिस नाम के। तो ठीक है, बॉक ने निर्णायक स्वर में कहा। मिस्टर पॉयरो के सामान को 7 नंबर में रख दो। इतने में अगर ये एम हैरिस आ भी जाते हैं तो हम उनको कह देंगे कि उन्होंने बहुत देर कर दी और स्लीपर इतनी देर तक खाली नहीं रखा जा सकता था। हम इस मामले को किसी न किसी तरह से निपटा लेंगे। मैं भला किसी एम हैरिस की परवाह करूं या अपने दोस्त की? ठीक है सर, कंडक्टर ने कहा। कुछ देर बाद जब मिस्टर पॉयरो अपने कूपे में पहुंचे तो ये देखकर थोड़ा चौंक पड़े कि उस कूपे के अंदर वो टोकाटैलियन होटल वाला लंबा अमेरिकी नौजवान पहले से ही मौजूद था। पॉयरो को अंदर दाखिल होते देख उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने गुस्से से कंडक्टर को घूरा। कंडक्टर माफ़ी मांगने वाले अंदाज में बोला, गाड़ी में और कोई बर्थ नहीं है मोसिए, इनको यहीं आना होगा। पॉयरो ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ कंडक्टर के माफ़ी मांगने वाले लहजे पर ध्यान दिया। इस बात में कोई शक नहीं था कि कंडक्टर को अच्छे खासे टिप का वादा किया गया था अगर वो इस कूपे को सिर्फ उसी मुसाफिर के इस्तेमाल के लिए रखे रहे। लेकिन अगर कंपनी का डायरेक्टर भी गाड़ी में सफ़र कर रहा हो और वो कोई ऑर्डर दे तो बड़े से बड़ा टिप भी अपना असर खो देता है। पॉयरो के सामान को अपनी जगह पर ठीक से लगाकर कंडक्टर कूपे से बाहर आ गया। लीजिए सर, सारा इंतज़ाम हो गया है। आपकी बर्थ ऊपर वाली है, नंबर 7। 1 मिनट में ट्रेन छूटने वाली है। फिर वो वहाँ से चला गया। पॉयरो अंदर जाकर एक सीट पर बैठ गए। उनका साथी मुसाफिर मुस्कुराया। अब वो अपनी खींच से छुटकारा पा चुका था। शायद उसने इस बात को समझ लिया था कि इस मामले को समझदारी से लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने मुलायम स्वर में कहा, मेरा नाम मैक्वीन है। आज की रात ट्रेन काफ़ी भरी हुई है। अगर आप नीचे वाली बर्थ लेना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, उससे शायद हम दोनों को ही आसानी होगी। पॉयरो ने विरोध किया। नहीं नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। वैसे भी एक रात की ही तो बात है। ओह, तो आप बेलग्रेड में उतर रहे हैं? नहीं, वहाँ नहीं। दरअसल बात ये है। पॉयरो की बात अधूरी ही रह गई। गाड़ी को एक झटका लगा और लंबे रोशन प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे पीछे छोड़ते हुए ट्रेन ने धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया। यानी ओरिएंट एक्सप्रेस यूरोप को पार करने वाले अपने 3 दिन के सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। अध्याय 3। अगले दिन हरक्यूल पॉयरो डाइनिंग कार में थोड़ा देर से दाखिल हुए। वो सुबह जल्दी उठ गए थे। नाश्ता उन्होंने लगभग अकेले किया था और सुबह का समय उन्होंने उस केस के लिखित ब्यौरों पर दोबारा से नज़र डालते हुए गुजारा था जो उनको वापस लंदन बुला रहा था। उन्हें अपने साथी मुसाफिर की ज़्यादा झलक नहीं मिली थी। मौसिए बॉक पहले से ही डाइनिंग कार में बैठे हुए थे। उन्होंने इशारे से अपने दोस्त को अपने पास बुला लिया। जल्दी ही हरक्यूल पॉयरो को समझ आ गया कि वो टेबल के उस सुविधा प्राप्त स्थान पर थे जहां सबसे पहले और सबसे उम्दा पकवान परोसे जाते थे। खाने की हर चीज़ गैर मामूली तौर पर बढ़िया थी। जब वे खाने के आखिरी दौर में पहुंचकर एक स्वादिष्ट मलाईदार पनीर खा रहे थे तब हरक्यूल पॉयरो ने अपने आसपास बैठे लोगों पर नजरें दौड़ाईं। वहाँ 13 लोग और बैठे हुए थे, सभी तबकों और कौमों के। सामने वाली मेज़ पर 3 आदमी थे। पॉयरो ने अंदाज लगाया कि वे अलग अलग सफ़र कर रहे लोग थे जिनको रेस्टोरेंट के काम करने वालों ने अपनी सटीक बुद्धि से उनका दर्जा तय करके वहाँ ला बैठाया था। एक लंबा तड़ंगा इटालियन बड़े जोश खरोश से सींख से अपने दांत कुरेद रहा था। उसके सामने एक दुबला पतला साफ सुथरा अंग्रेज़ बैठा था। अंग्रेज़ के बगल में एक अमेरिकी था जो भड़कीला सूट पहने था। शायद कोई व्यावसायिक मुसाफिर था। एक दूसरी छोटी मेज़ पर बिल्कुल सीधी तनकर जो बूढ़ी औरत बैठी थी, उसके जैसी बदसूरत औरत पॉयरो ने आज तक कभी नहीं देखी थी। लेकिन वो हैसियत की बदसूरती थी। पीछे धकेलने की बजाय वो नज़रों को बांध लेती थी। औरत के गले में एक बहुत बड़े बड़े मोतियों का पट्टा था जो देखने में चाहे असंभव लगता था लेकिन असली मोतियों का था। उसकी उंगलियां अंगूठियों से भरी थीं। फर का बना उसका कीमती कोट कंधों पर पीछे को सरकाया हुआ था। एक छोटा सा महंगा काला हैट उसके पीले मेंढक जैसे चेहरे के ऊपर एकदम बेमेल नजर आ रहा था। वो रेस्टोरेंट के कर्मचारी से तानाशाही भरे लहजे में बात कर रही थी। उम्मीद है कि आप मेरे कूपे में मिनरल वाटर की एक बोतल और संतरे के रस का एक बड़ा ग्लास रखने की कृपा करेंगे।
आप इस बात का इंतज़ाम भी करेंगे कि आज शाम डिनर में मुझे बिना मसाले वाले शोरबे का मुर्गा मिले और थोड़ी उबली मछली। अटेंडेंट ने बड़े अदब से कहा कि ऐसा हो जाएगा। मौसिए बॉक ने धीमी आवाज़ में बताया, ये क्वीन ड्रैगोमिरॉफ हैं, रशियन हैं। उनके पति ने क्रांति से पहले ही अपना सारा पैसा निकालकर विदेशों में इन्वेस्ट कर दिया था। बहुत ही अमीर हैं और इनके पास पूरी दुनिया की नागरिकता है। पॉयरो ने सिर हिलाया। उन्होंने क्वीन ड्रैगोमिरॉफ के बारे में सुन रखा था। मौसिए बॉक ने आगे कहा, अपनी ही तरह की पर्सनैलिटी है ये, शैतान जैसी बदसूरत, लेकिन सामने वाले पर अपनी छाप जरूर छोड़ जाती हैं। पॉयरो ने सहमति में सिर हिलाया। एक दूसरी बड़ी मेज पर मैरी डेबनहैम 2 दूसरी औरतों के साथ बैठी हुई थी। उनमें से एक गर्म ब्लाउज और स्कर्ट पहने एक लंबी अधेड़ औरत थी। उसके घने लेकिन फीके सुनहरे बाल बेढंगेपन से एक बड़े से जूड़े में बंधे थे। उसने चश्मा पहना था और उसका लंबा मुलायम मिलनसार चेहरा किसी भेड़ जैसा लगता था। वो तीसरी औरत की बात सुन रही थी, जो एक मोटी सी खुशगवार चेहरे वाली बड़ी उम्र की औरत थी। वो कह रही थी, और फिर मेरी बेटी ने कहा, अरे तुम अमेरिकन रंग ढंग को बस यूं ही इस देश में लागू नहीं कर सकते। यहाँ के लोगों के लिए आलसी होना बड़ी ही कुदरती बात है। उनमें हल्ला बोलने की तो कोई इच्छा होती ही नहीं। लेकिन जो भी हो, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा कॉलेज वहाँ पर क्या कर रहा है। उन्होंने टीचरों का अच्छा खासा जत्था जुटा लिया है। शिक्षा जैसी दूसरी कोई चीज़ तो है ही नहीं। हमें तो पूरब वालों को सिखाना चाहिए कि वो उनको पहचाने। मेरी बेटी कहती है। तभी रेलगाड़ी एक सुरंग में जा घुसी और वो आवाज़ उसके अंधेरे में डूब गई। अगली छोटी सी मेज पर कर्नल आर्बथनॉट बैठे थे, अकेले। वो मैरी डेबनहैम के पीछे थे और उसके सिर की तरफ देख रहे थे। दोनों साथ साथ नहीं बैठे हुए थे, हालांकि इसका बंदोबस्त बड़ी आसानी से हो सकता था। ऐसा क्यों भला, पॉयरो ने सोचा। हो सकता है मैरी ने मना कर दिया हो। एक गवर्नेस को सावधानी रखना अच्छी तरह से आता है। अपनी आजीविका खुद चलाने वाली एक लड़की को सूझबूझ से काम लेना ही पड़ता है। फिर पॉयरो की नज़रें सरकती हुई डिब्बे की दूसरी तरफ गईं। परले छोर पर दीवार के सहारे काले लिबास में चौड़े भावहीन चेहरे वाली एक अधेड़ औरत थी। ये शायद जर्मन थी या स्कैंडिनेविया की, शायद एक जर्मन औरत की नौकरानी। उसके बाद एक जोड़ा था, आगे को झुका, आपस में जिंदादिली से बात करता हुआ। आदमी ने ढीले ऊनी कपड़े का अंग्रेजी लिबास पहना हुआ था, लेकिन वो अंग्रेज नहीं था। ये बड़े से आकार का आदमी था, एकदम सुडौल और सुगठित। 31 साल का खुश शक्ल सा आदमी, जिसके चेहरे पर बड़ी बड़ी सुनहरी मूछें थीं। उसके सामने बैठी औरत महज लड़की जैसी ही थी, अंदाजे से 20 साल की होगी। कसा हुआ छोटा सा काला कोट और स्कर्ट, सफ़ेद सैटिन का ब्लाउज, छोटा सा सुंदर हैट, सिर पर फबने वाले बांके अंदाज में टिकाया हुआ। उसका सुंदर विदेशियों जैसा चेहरा, बेहद सफ़ेद चमड़ी, बड़ी बड़ी भूरी आंखें और एकदम काले बाल थे। वो एक लंबे होल्डर में फंसा सिगरेट पी रही थी। नेल पेंट लगे उसकी हाथों की उंगलियों के नाखून गहरे लाल रंग के थे। उसने प्लैटिनम की अंगूठी में जड़ा एक बड़ा सा पन्ना पहन रखा था। उसकी निगाहों और आवाज़ में नखरा और चुलबुलापन था। पॉयरो ने बुदबुदाकर कहा, सुंदर हैं और सुरुचि संपन्न भी। पति पत्नी लगते हैं, क्यों? मौसिए बॉक ने सिर हिलाया। हाँ, मेरे ख्याल से हंगरी एम्बेसी। अच्छा जोड़ा है। अब सिर्फ 2 और खाने वाले बचे थे, पॉयरो का साथी मुसाफिर मैक्वीन और उसका मालिक रैचेट। ये आखिरी शख्स पॉयरो की तरफ मुंह किए बैठा था और पॉयरो ने दूसरी बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। भवों और माथे पर नकली भलमनसाहत और छोटी छोटी बेरहम आंखें। मौसिए बॉक अपनी सीट से खड़े हुए और बोले, मैं अपने कूपे में जा रहा हूँ। तुम अपना खाना और कॉफ़ी खत्म करके वहीं आ जाना, कुछ बातें करेंगे। ठीक है, पॉयरो ने कहा। कुछ देर बाद वो अपनी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे। रेस्टोरेंट का अटेंडेंट अपने पैसों वाले डिब्बे के साथ सारी मेज़ों पर जा जाकर बिलों के पैसे वसूल रहा था। उस बुजुर्ग अमेरिकी औरत की आवाज़ ऊंची हो गई, तीखी और शिकायत भरी। मेरी बेटी ने कहा था, खाने के कूपनों की गड्डी ले लो, फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। उनको 10% तो टिप में ज़रूर चाहिए। और फिर वो मिनरल वाटर की बॉटल, अजीब सा पानी है वो। उनके पास ना एवियन था ना विची। बड़ी ही अजीब बात है। और फिर इन अजीब से सिक्कों को देखो जो इसने मुझे दिए हैं। पता नहीं दिनार या जाने क्या है। मुझे तो ये ढेर सारा कचरा दिखाई देता है। मेरी बेटी ने कहा था। मैरी डेबनहैम ने अपनी कुर्सी पीछे को सरकाई
और वहां से उठकर चल दी। कर्नल भी खड़े हो गए और उसके पीछे पीछे चले गए। अपनी घिनौनी सी दिखने वाली रेजगाड़ी उठाकर अमेरिकी औरत भी उठ गई और भेड़ जैसी दिखने वाली वो दूसरी औरत भी। अब पॉयरो, रैचेट और मैक्वीन के अलावा डाइनिंग कार पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। रैचेट ने अपने साथी को कुछ कहा और वो उठकर डाइनिंग कार के बाहर चला गया। फिर रैचेट खुद भी खड़ा हुआ, लेकिन मैक्वीन के पीछे पीछे जाने की बजाय वो अचानक बड़े ही अनपेक्षित ढंग से पॉयरो के सामने वाली कुर्सी पर धम से आ बैठा। क्या आप मुझे माचिस देने की मेहरबानी करेंगे? मेरा नाम रैचेट है। पॉयरो ने हल्के से सिर झुकाया और माचिस की डिबिया निकालकर उसे थमा दी। मेरा ख्याल है कि मैं मिस्टर हरक्यूल पॉयरो से बात कर रहा हूँ। क्या वाकई ऐसा ही है? जी हाँ, आपको सही जानकारी मिली है। कहिए। पॉयरो को अच्छी तरह से इस बात का एहसास हो रहा था कि उस आदमी की अजीब सी चालाक आंखों ने पॉयरो का पूरा जायजा इतनी ही देर में ले डाला था। मेरे देश में हम तुरंत ही असली बात पर आ जाते हैं। मिस्टर पॉयरो, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक काम करने का जिम्मा ले लें। मैं अब बहुत गिने चुने ही केस हाथ में लेता हूँ, पॉयरो ने कहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मिस्टर पॉयरो, इसका ताल्लुक बहुत सारे पैसे से है। मैं आपको बहुत सारा पैसा दूंगा। पॉयरो 1 मिनट के लिए खामोश रहे, फिर बोले, आप मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं मिस्टर रैचेट? मैं एक अमीर आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी। जो लोग ऐसी हालत में होते हैं उनके दुश्मन तो होते ही हैं। मेरा भी एक दुश्मन है और मुझे जान की धमकी दी गई है। वैसे तो मैं ऐसा आदमी हूँ जो अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकता है। इतना कहकर उसने अपने कोट की जेब से एक छोटी सी पिस्तौल निकालकर पॉयरो को दिखाई। फिर अपनी बात जारी रखते हुए उसने कहा, मेरे ख्याल से मैं ऐसा आदमी तो नहीं हूँ जो ऊँघता हुआ पकड़ा जाए, लेकिन फिर भी रिस्क लेने से क्या फ़ायदा। इसीलिए मैं अपनी हिफाजत दुगनी करना चाहता हूँ, और मेरे हिसाब से मेरे पैसे के लायक आप ही हैं यहाँ पर मिस्टर पॉयरो। और ये मत भूलिएगा कि थोड़ा नहीं, बहुत सारा पैसा। पॉयरो कुछ देर तक सोचते हुए उसे देखते रहे। इस वक्त उनका चेहरा पूरी तरह से भावरहित था। आखिरकार उन्होंने कहा, मुझे अफसोस है मौसिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। तो अपनी कीमत बताइए, क्या कीमत चाहते हैं आप? आप समझ नहीं रहे सर, मैंने अपने पेशे में इतना पैसा बना लिया है कि मैं अपनी ज़रूरतें और सनकें दोनों पूरी कर सकता हूँ, और इसीलिए मैं अब सिर्फ वही केस लेता हूँ जो मुझे दिलचस्प लगते हैं। काफ़ी हिम्मत है आप में। क्या $20,000 आपको लुभा पाएंगे? जी नहीं। अगर आप और पाने की उम्मीद में मना कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा तो आपको मिलने से रहे। मैं पैसे की कीमत जानता हूं। मैं भी जानता हूं मिस्टर रैचेट, मेरे प्रस्ताव में आखिर गलत क्या है? पॉयरो अपनी सीट से खड़े हो गए और बोले, अगर काम धंधे में निजी बातों को लाने के लिए मुझे माफ करें मिस्टर रैचेट, तो बात यह है कि मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है। और इतना कहकर पॉयरो डाइनिंग कार से बाहर निकल गए। अध्याय 4। ओरिएंट एक्सप्रेस उस शाम 8:45 बजे बेलग्रेड पहुंची। 9:15 बजे उसे यहाँ से निकलना था, इसलिए पॉयरो प्लेटफॉर्म पर उतर गए। लेकिन हड्डियां जमा देने वाली ठंड थी और इसीलिए वो फिर से वापस लौट आए। सामने ही कंडक्टर खड़ा था। उसने कहा, सर, आपका सामान हटाकर कूपे नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है, मौसिए बॉक वाले कूपे में। लेकिन फिर मौसिए बॉक कहाँ है? वो एथेंस से आए हुए डिब्बे में चले गए हैं जो अभी अभी ट्रेन में जोड़ा गया है। पॉयरो अपने मित्र की तलाश करते हुए वहां पहुंचे। मौसिए बॉक ने उनके ऐतराज़ों को एक तरफ करते हुए कहा, अरे बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं है। इस तरह करने से बल्कि ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तुम्हें इंग्लैंड तक जाना है, इसलिए ये बेहतर होगा कि तुम सीधे कैले तक जाने वाले डिब्बे में रहो। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक यूनानी डॉक्टर को छोड़कर ये डिब्बा पूरी तरह खाली है। आज की रात तो देखो ज़रा, कितनी भयानक है, कितनी तेज बर्फ गिर रही है। मैं तो बस यही मना रहा हूँ कि हमें बीच रास्ते में रुकना ना पड़ जाए। ठीक समय पर 9:15 बजे रेलगाड़ी स्टेशन से रवाना हो गई। थोड़ी देर बाद पॉयरो उठे, अपने मित्र से विदा लेकर गलियारे से होते हुए वापस अपने डिब्बे में आ गए। सफ़र के दूसरे दिन लोगों के बीच अवरोध टूट रहे थे। कर्नल आर्बथनॉट अपने कूपे के दरवाजे पर खड़े मैक्वीन से बात कर रहे थे। जब मैक्वीन ने पॉयरो को देखा तो बोलते बोलते रुक गया। वो थोड़ा हैरान लग रहा था। अरे, मैंने तो सोचा था आप चले गए। आपने कहा था ना कि आप बेलग्रेड पर उतरने वाले हैं। पॉयरो ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे गलत समझा। अच्छा हाँ, याद आया, जब हम उस बारे में बात कर ही रहे थे, ठीक उसी समय रेलगाड़ी इस्तांबुल से चल पड़ी थी, इसीलिए मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी।
लेकिन आपका सामान तो चला गया है। वो तो दूसरे कूपे में ले जाकर रख दिया गया है बस। ओह अच्छा अच्छा, मैक्वीन ने कहा। फिर वो दोबारा से आर्बथनॉट के साथ बात करने लगा और पॉयरो गलियारे में आगे बढ़ गए। उनके अपने कूपे से 2 दरवाजे पहले वो बुजुर्ग अमेरिकी औरत मिसेज हबर्ड खड़ी हुई उस भेड़ जैसे चेहरे वाले औरत से बात कर रही थी। वो उसके ऊपर जोर डालकर उसे एक पत्रिका देने की कोशिश कर रही थी। अरे नहीं नहीं, ले लो इसे, मेरे पास तो पढ़ने को और भी बहुत कुछ है। ये सर्दी भी कितनी जानलेवा है। और हाँ, सोते हुए एक एस्प्रिन जरूर ले लेना। ठीक से सो जाओगी तो तुम्हारा सिरदर्द ठीक हो जाएगा सुबह तक। दूसरी औरत के विदा लेते ही वो बातचीत करने वाले अंदाज में पॉयरो की तरफ मुड़ गई। बेचारी, वो औरत स्वीडिश है। जहां तक मुझे समझ आया वो धर्म का प्रचार करने वाली है, पढ़ाती है, अच्छी औरत है, लेकिन ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाती। मैंने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया। उसमें ना उसकी बहुत ही दिलचस्पी थी। अब तक पॉयरो मिसेस हबर्ड की बेटी के बारे में सब कुछ जान चुके थे, और सिर्फ पॉयरो ही नहीं, ट्रेन में मौजूद बाकी सारे लोग भी। कैसे वो औरत और उनके पति एक बड़े अमेरिकन कॉलेज के कर्मचारियों में से थे, और कैसे पूर्वी देशों की तरफ ये मिसेस हबर्ड की पहली यात्रा थी, और वे टर्की के लोगों और उनके ढीले ढाले तौर तरीकों और उनकी सड़कों की हालत के बारे में क्या सोचती थीं। तभी उनके बगल का दरवाजा खुला और उस पतले पीले से नौकर ने बाहर कदम रखा। अंदर पॉयरो को पलंग पर अधलेटे मिस्टर रैचेट की एक झलक मिली। जैसे ही मिस्टर रैचेट ने पॉयरो को देखा, वो गुस्से से लाल हो गया और फिर दरवाज़ा बंद हो गया। मिसेस हबर्ड पॉयरो को थोड़ा किनारे की तरफ ले जाकर बोली, पता है, ये जो आदमी है ना, मैं तो इससे बहुत ही डरती हूँ। अरे नहीं नहीं, नौकर से नहीं, उसके मालिक से। उस आदमी के साथ जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बेटी हमेशा कहती है कि मेरे अंदर लोगों को भांपने की बड़ी अद्भुत ताकत है। वो कहती है जब मम्मी को कुछ खटका होता है ना, तो मेरी मम्मी बिल्कुल सही होती है। हमेशा यही कहती है मेरी बेटी। और इस आदमी को लेकर मेरे मन में बड़ा खटका है मिस्टर पॉयरो। वो ठीक मेरे बगल वाले कूपे में है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। कल रात को मैंने तो बीच वाले दरवाजे के आगे अपना सामान भी अड़ा दिया था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको हत्था घुमाते हुए सुना था। अगर ये आदमी कोई हत्यारा भी निकल आए ना, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई रेलगाड़ियों में डाका डालने वाला आदमी, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं। मेरी बात सुनकर शायद कोई कहे कि मैं पागल हूँ, लेकिन असल में ना मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी ने कहा था कि मेरा सफ़र बड़ा आसान रहेगा, लेकिन पता नहीं, मुझे ये सफ़र कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे ये बेवकूफ़ी की ही बात हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और वो इतना अच्छा सा नौजवान पता नहीं कैसे उसका सेक्रेटरी बना हुआ है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो उसका काम करता ही क्यों है। तभी कर्नल आर्बथनॉट और मैक्वीन गलियारे में आते दिखाई दिए। मैक्वीन उससे कह रहा था, आप मेरे कूपे में आ जाइए, अभी उसे रात के लिए तैयार नहीं किया गया है। अब जो बात मैं हिंदुस्तान से संबंधित आपकी नीति के बारे में सही सही समझना चाहता हूँ वो ये है। और फिर दोनों आदमी बात करते हुए बगल से गुजरकर गलियारे में और आगे चले गए, मैक्वीन के कूपे की तरफ। मिसेस हबर्ड ने भी पॉयरो से विदा ली। अब मेरे ख्याल से मैं सीधे बिस्तर पर जाकर कुछ देर कुछ पढ़ूंगी। गुड नाइट मिस्टर पॉयरो। गुड नाइट मैम। इतना कहकर पॉयरो भी अपने कूपे की तरफ बढ़ गए, जो रैचेट के कूपे के आगे वाला था। उन्होंने कपड़े बदले और अपने बिस्तर में जा घुसे। आधे घंटे तक करीब कुछ पढ़ते रहे और फिर उन्होंने लाइट बंद कर दी। कुछ घंटे के बाद वो अचानक जाग गए और एक झटके से उठ बैठे। उन्हें पता था कि वो क्या था जिसने उन्हें जगा दिया था। ऊंची आवाज में किसी की कराह, जो करीब करीब एक चीख जैसी थी, कहीं नजदीक ही। और ठीक उसी पल किसी घंटे की तीखी आवाज सुनाई दी। पॉयरो ने बैठकर बत्ती जला दी। रेलगाड़ी रुकी हुई थी, शायद किसी स्टेशन पर। उस चीख ने उनको चौंका दिया था। उनको याद आया कि उनके बगल वाला अगला कूपे रैचेट का था। वो बिस्तर से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने अपना दरवाज़ा खोला, कंडक्टर गलियारे में तेज तेज चलता हुआ आया और उसने रैचेट के दरवाजे पर दस्तक दी। पॉयरो ने अपना दरवाज़ा हल्का सा खुला रखा और बाहर देखते रहे। कंडक्टर ने दूसरी बार दस्तक दी। फिर एक घंटी बजी और गलियारे में और आगे एक दूसरे दरवाजे के ऊपर एक बत्ती जली। कंडक्टर ने पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उसी समय बगल के कूपे से एक आवाज़ ने फ्रेंच भाषा में पुकार कर कहा, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मुझसे गलती हुई।
ठीक है सर। इतना कहकर कंडक्टर उस दरवाजे को खटखटाने के लिए लपका जिसके ऊपर लाइट जल रही थी। पॉयरो फिर से अपने बिस्तर में चले आए और उन्होंने लाइट बंद कर दी। फिर उन्होंने अपनी घड़ी पर नजर डाली। 1 बजने में 23 मिनट बाकी थे। अध्याय 5। पॉयरो ने महसूस किया कि उन्हें दोबारा नींद नहीं आ रही थी। एक बात तो ये थी कि उन्हें गाड़ी की रफ्तार का बंद हो जाना खटक रहा था। अगर सचमुच बाहर कोई स्टेशन था तो वो अजीबोगरीब ढंग से खामोश था। उसकी तुलना में रेलगाड़ी के ऊपर जो आवाज़ें हो रही थीं वो गैर मामूली तौर पर ऊंची लग रही थीं। वो बगल वाले कूपे में रैचेट को चलते फिरते सुन सकते थे। एक क्लिक की आवाज़ जैसे ही उसने वॉश बेसिन को नीचे किया, फिर एक और क्लिक जब वॉश बेसिन वापस बंद किया। बाहर गलियारे में कदमों की आहट दूर जाती हुई सुनाई दी। फिर स्लीपर पहने हुए पैर घसीट कर चलते किसी आदमी के कदमों की आहट। हरक्यूल पॉयरो छत को घूरते हुए जागे रहे। बाहर स्टेशन पर इतनी खामोशी क्यों थी? उन्हें अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो मिनरल वाटर की बोतल लेना भूल गए थे। उन्होंने फिर से घड़ी पर नजर डाली। 1:15 बजे से कुछ ऊपर का वक्त था। उन्होंने इरादा किया कि वो घंटी बजाकर कंडक्टर को बुलाएंगे और उससे थोड़ा मिनरल वाटर लाने को कहेंगे। जैसे ही उनकी उंगली घंटे की तरफ बढ़ी, उन्हें एक टन की आवाज़ सुनाई दी। वे रुक गए। वो आदमी फौरन हर घंटी की तामील तो नहीं ही कर सकता था। टन 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 घंटी बार बार बजने लगी। ये आदमी आखिर था कहाँ? घंटी बजाने वाला शायद बुरी तरह से बेचैन हो रहा था। टन टन, ये जो भी था, उसने अपनी उंगली मजबूती से बटन पर दबाकर रखी हुई थी। अचानक गलियारे में हड़बड़ाहट के साथ अपने कदमों की आहट को गुंजाता हुआ वो आदमी आया। उसने किसी दरवाजे पर दस्तक दी जो पॉयरो के कमरे से ज्यादा दूर नहीं था। फिर आवाजें आई, कंडक्टर की आदर सूचक माफी मांगती हुई, और एक औरत की, जिद्दी और तेज तेज। ये मिसेज हबर्ड थी। पॉयरो मन ही मन मुस्कुरा दिए। दोनों की बहस कुछ देर जारी रही। आखिरकार ऐसा लगा कि मामला निपट गया है। पॉयरो ने साफ साफ सुना, गुड नाइट मैम, और फिर एक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। अब पॉयरो ने भी अपनी उंगली से घंटी का बटन दबा दिया। कंडक्टर फौरन आ पहुंचा। वो उत्तेजित और परेशान दिख रहा था। 1 बोतल मिनरल वाटर लाइएगा प्लीज। अभी लाया मौसिए। शायद पॉयरो की आंखों में कौंधी चमक ने उसे अपने दिल का बोझ उतारने के लिए उकसाया। ये अमेरिकी औरत। हाँ हाँ कहो। कंडक्टर ने माथे से पसीना पोंछा और बोला, जरा सोचिए मौसिए, कैसा वक्त गुजरा है उसके साथ। वो जिद कर रही है, जी हाँ वाकई जिद कर रही है कि उसके कूपे में एक आदमी है। आप जरा खुद ही सोचकर देखिए मौसिए, इस तरह के कूपे में कहाँ छिपाएगा वो खुद को। मैंने उससे बहस की, मैंने उसे समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी है। कहती है कि जब वो उठी तो वहां पर एक आदमी था। तो फिर मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ कि वो आदमी बाहर निकल गया और अपने पीछे से दरवाजे को अंदर से बंद छोड़ गया। लेकिन वो औरत तो अकल की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। एक तो पहले ही इतनी परेशानियां हो रही हैं, एक तो ये बर्फ। जी हाँ मौसिए, क्या आपने ध्यान नहीं दिया? गाड़ी रुक चुकी है। हम बर्फबारी में फंस गए हैं। पता नहीं यहाँ कितनी देर रहना पड़ेगा। मुझे याद है एक बार तो गाड़ी 7 दिन तक बर्फ में फंसी रही थी। हम हैं कहाँ पर? पॉयरो ने पूछा। विनकोवी और ब्रॉड के बीच। ओफो, अब ये क्या मुसीबत है? पॉयरो ने खींच भरे स्वर में कहा। कंडक्टर चला गया और पानी लेकर लौट आया। गुड नाइट मौसिए। पॉयरो ने एक गिलास पानी पिया और सोने के लिए खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। उनकी आंख लगने ही वाली थी जब फिर से उन्हें किसी बात ने जगा दिया। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज धम से दरवाजे पर आ गिरी थी। वे उछलकर खड़े हुए और दरवाज़ा खोलकर बाहर झांकने लगे। कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके दाईं तरफ गलियारे में थोड़ा आगे लाल किमोनो में लिपटी एक औरत उनकी तरफ पीठ किए हुए दूसरी तरफ जा रही थी। दूसरे छोर पर अपनी छोटी सी सीट पर बैठा कंडक्टर कागज के बड़े बड़े पन्नों पर कुछ लिख रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था। शायद मेरे दिमाग की नसें कुछ खेल कर रही हैं, पॉयरो ने खुद से ही कहा और फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। इस बार वे दिन चढ़ने तक सोते रहे। जब वे उठे तब भी रेलगाड़ी रुकी हुई थी। उन्होंने एक पर्दा उठाया और बाहर झांका। बर्फ के बड़े बड़े अंबारों ने ट्रेन को घेर रखा था। उन्होंने घड़ी पर नजर डाली और देखा कि 9 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। 9:45 बजे तक हमेशा की तरह तैयार होकर लकदक और सजे संवरे वे डाइनिंग कार में पहुंचे,
जहां दुख तकलीफ का हो हल्ला मचा हुआ था। सवारियों के बीच अब तक जो भी दीवारें थीं वो सारी पूरी तरह ढह चुकी थीं। एक जैसी मुसीबत का शिकार होकर सब लोग एक हो गए थे। मिसेस हबर्ड सबसे ऊंची आवाज में हाय तौबा मचाए हुए थी। मेरी बेटी ने कहा था कि ये दुनिया भर में सबसे आसान तरीका होगा, बस ट्रेन में बैठी रहूं जब तक कि पौरुष ना पहुंच जाऊं, और अब पता नहीं हम यहाँ कितने दिनों तक फंसे रह सकते हैं। और मेरा जहाज तो परसों छूटने वाला है, अब मैं उसे कैसे पकड़ूंगी? और मैं तो अपना सफर कैंसिल करने के लिए तार भी नहीं भेज सकती। मैं तो इतनी पगला गई हूं कि इस बारे में बात करना भी मेरे लिए मुश्किल है। इटालियन शख्स ने कहा कि उसे खुद भी मिलान में कुछ जरूरी काम था। लंबे तगड़े अमेरिकी ने कहा, हाँ ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ मैम, और फिर सांत्वना दी कि एक बार सफर दोबारा शुरू होने के बाद शायद रेलगाड़ी अपना टाइम कवर कर ले। मेरी बहन, उसके बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, स्वीडिश औरत ने कहा, और फिर वो रोने लगी। अगर मैं उनको कोई खबर नहीं दे पाऊं तो क्या सोचेंगे वे? उन्हें लगेगा मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई है। फिर मैरी डेबनहैम की आवाज़ सुनाई दी, क्या किसी को कुछ अंदाज़ा है कि हमें यहाँ कितनी देर और रहना पड़ सकता है? उसकी आवाज़ में एक बेचैनी थी, लेकिन पॉयरो ने ये गौर किया कि ये बेचैनी उस बेचैनी के मुकाबले बहुत कम थी जो उसने टॉरस एक्सप्रेस में चढ़ते वक्त दिखाई थी। मिसेस हबर्ड ने फिर से अपना प्रलाप चालू कर दिया था। अरे इस ट्रेन पर कोई नहीं है जिसे कुछ भी पता हो, और कोई कुछ करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। बस बेकार विदेशियों का झुंड है सब लोग। अगर ये अपना घर होता तो कोई कुछ तो करने की कोशिश कर रहा होता। आर्बथनॉट पॉयरो की तरफ मुड़ा और उसने फ्रेंच में कहा, आप तो इस रेल कंपनी के डायरेक्टर हैं ना मौसिए, आप इस मुसीबत के लिए कुछ नहीं कर सकते? मुस्कुराते हुए पॉयरो ने उसकी गलती सुधारी। नहीं नहीं, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। आप गलती से मुझे मेरा दोस्त मौसिए बॉक समझ बैठे हैं। दरअसल इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। फिलहाल मैं उसी कूपे में हूँ जहाँ पहले वो रह रहे थे। मौसिए बॉक इस टाइम डाइनिंग कार में मौजूद नहीं थे। पॉयरो ने ये देखने के लिए नजरें दौड़ाईं कि और कौन कौन गैर हाजिर था। क्वीन ड्रैगोमेरॉफ भी गायब थीं, और वो हंगेरियन जोड़ा भी, साथ ही रैचेट, उसका नौकर और जर्मन नौकरानी। स्वीडिश औरत ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, मैं भी बुद्धू हूँ, बस बच्चों की तरह रो पड़ी। जो भी होगा अच्छा ही होगा, देखते हैं। लेकिन उसके इस जज्बे में हिस्सा बटाने वाला कोई नहीं था। मैक्वीन ने बेचैन अंदाज में कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन हो सकता है हम यहाँ कई दिन तक फंसे रह जाएं। उसकी ये बात सुनते ही मिसेस हबर्ड का प्रलाप एक बार फिर से चालू हो गया। पॉयरो ने धीरे से मैरी डेबनहैम से कहा, सिर्फ एक आप ही हैं मिस, जो थोड़ा धैर्य रखे हुए हैं। मैरी ने हल्के से अपने कंधे उचकाए और बोली, अब ऐसे में कोई कर भी क्या सकता है? पहले तो मैं भी थोड़ा बेचैन हो जाया करती थी, लेकिन अब मैंने बेकार की भावनाओं में बहने से खुद को रोकना सीख लिया है। ये कहते हुए उसकी नज़रें खिड़की के बाहर टिकी थीं जहां बर्फ के बड़े बड़े अंबार लगे थे। पॉयरो ने नरमी से कहा, आप काफ़ी मजबूत हैं मैडमोजेल, मेरे ख्याल से आप हम लोगों में सबसे बहादुर हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी को जानती हूँ जो मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। और कौन है वो? पॉयरो ने पूछा। ऐसा लगा जैसे मैरी अचानक से अपने आप में लौट आई हो, ये महसूस करते हुए कि वो एक अजनबी और विदेशी से बात कर रही थी, जिसके साथ इस सुबह तक उसने सिर्फ गिनी चुनी बातें ही की थीं। वो एक शिष्ट लेकिन अजनबी पने वाली हंसी हंस दी। अरे जैसे वो बूढ़ी औरत, आपने शायद उस पर ध्यान दिया हो, बड़ी ही बदसूरत है, लेकिन किसी कदर जादुई। उसे बस एक उंगली उठाकर विनम्र आवाज में किसी चीज की फरमाइश करनी होती है और पूरी ट्रेन के लोग उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वो तो मेरे मित्र मौसिए बॉक के लिए भी दौड़ पड़ते हैं, लेकिन इसलिए कि वो रेल कंपनी के डायरेक्टर हैं। मैरी डेबनहैम मुस्कुरा दी। सुबह धीरे धीरे बीतती रही। पॉयरो समेत कई लोग डाइनिंग कार में ही बैठे रहे। उस घड़ी में मिलजुल कर रहना ही समय को बेहतर तौर पर बिताने के लिए कारगर लग रहा था। वहां बैठे हुए पॉयरो ने मिसेस हबर्ड की बेटी के बारे में और बहुत कुछ सुना और स्वर्गवासी मिस्टर हबर्ड की जिंदगी भर की आदतों की भी जानकारी हासिल की। उनके सुबह उठने और नाश्ते को दलिए के साथ शुरू करने से लेकर रात को सोने के लिए जाते समय मिसेस हबर्ड के हाथों से बुने मोजे पहनने की आदत तक। जब वे उस स्वीडिश औरत के धर्म प्रचार के बारे में एक उलझा हुआ ब्यौरा सुन रहे थे, तभी एक कंडक्टर ने आकर उनसे कहा, मौसिए बॉक ने आपको बुलाया है सर, और कहा है कि अगर आप मेहरबानी करके कुछ देर के लिए उनके पास आएंगे तो उन्हें खुशी होगी।
पोयरो उठकर उस आदमी के पीछे डाइनिंग कार के बाहर चल दिए। ये उनका अपना वाला कंडक्टर नहीं था, बल्कि एक दूसरा लंबा तगड़ा गोरा आदमी था। उसके पीछे पीछे वे अपने डिब्बे के गलियारे से होकर अगले डिब्बे के गलियारे में दाखिल हुए। उस आदमी ने एक दरवाजे पर दस्तक दी और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया ताकि पोयरो अंदर जा सकें। ये मौसिए बॉक का अपना डिब्बा नहीं था, ये सेकंड क्लास का डिब्बा था, जिसे शायद उसके थोड़े बड़े आकार के कारण चुना गया होगा। वो यकीनन भरा भरा होने का एहसास करा रहा था। मौसिए बॉक सामने के कोने में एक छोटी सी सीट पर बैठे थे। खिड़की के बगल वाले कोने में उनकी तरफ मुंह किए ठिगने कद का एक सांवला सा आदमी बैठा बाहर बर्फ को देख रहा था। बड़े डीलडॉल का एक आदमी नीली वर्दी पहने इस तरह खड़ा था कि पोयरो के लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। पोयरो का अपना खुद का कंडक्टर भी वहां मौजूद था। मौसिए बॉक ने ऊंची आवाज में कहा, आओ आओ मित्र, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। खिड़की पर बैठा आदमी सीट पर थोड़ा आगे खिसक गया और पोयरो वहां बैठ गए। मौसिए बॉक के चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखते ही पोयरो को तुरंत समझ में आ गया कि कोई गैरमामूली घटना हो गई थी। क्या बात है? उन्होंने पूछा। एक बड़ी मुसीबत हो गई है पोयरो। पहले तो ये बर्फ, और अब एक मुसाफिर अपने बिस्तर पर मरा पड़ा है। छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी गई है पोयरो। मुसाफिर? कौन सा मुसाफिर? एक अमेरिकन है। वो आदमी, उसका नाम, उन्होंने अपने सामने रखे कागज पर नजर डालते हुए कहा, रैचेट। ये यही है ना, रैचेट? उन्होंने सामने खड़े कंडक्टर से पूछा। जी साहब, कंडक्टर ने थूक निगलते हुए कहा। पोयरो ने कंडक्टर पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा खड़िया की तरह सफ़ेद पड़ा हुआ था। बेहतर होगा अगर आप इस आदमी को बैठ जाने दें, वरना शायद ये बेहोश ही ना हो जाए, पोयरो ने कहा। रेलगाड़ी का गार्ड थोड़ा सा हिला और कंडक्टर एक कोने में ढह गया। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। मामला तो गंभीर है, पोयरो ने कहा। बेशक गंभीर है दोस्त। सबसे पहले तो ये हत्या, अपने आप में यही एक अव्वल दर्जे की मुसीबत है। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, हालात भी बड़े अजीब हैं। हम यहाँ पर फंसे हुए हैं और कई घंटों तक रुके रह सकते हैं। कुछ घंटों तक ही नहीं, बल्कि हो सकता है कुछ दिनों तक। और एक और बात, अधिकतर देशों से होकर गुजरते समय उस देश की पुलिस हमारे साथ ट्रेन पर चलती है, लेकिन यूगोस्लाविया में नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहा हूँ। अच्छी खासी मुश्किल परिस्थिति है, पोयरो ने कहा। इतना ही नहीं, अभी और भी बुरा बाकी है, मौसिए बॉक ने कहा। ये हैं डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन। उस ठिगने सांवले आदमी ने थोड़ा झुककर पोयरो का अभिवादन किया। मौसिए बॉक ने आगे कहा, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन की राय में मौत रात के 1 बजे के करीब हुई है। वैसे तो ऐसे मामलों में कहना मुश्किल होता है, डॉक्टर ने कहा, लेकिन मेरे ख्याल से मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मौत 12 बजे से 2 बजे के बीच ही हुई है। इन रैचेट महाशय को आखिरी बार जिंदा कब देखा गया था? पोयरो ने पूछा। मौसिए बॉक ने बताया, हमारी जानकारी के मुताबिक 1 बजने में 20 मिनट बाकी थे जब उन्होंने कंडक्टर से बात की थी। तब तक वो जिंदा थे। हाँ, ये बात तो सही है। मैंने खुद सुना था कि क्या बात हुई थी। क्या वही आखिरी बात है जो हमें मालूम है? पोयरो ने कहा। हाँ। फिर पोयरो डॉक्टर की तरफ मुड़े, जिन्होंने बात आगे बढ़ाई। मिस्टर रैचेट के कूपे की खिड़की चौपट खुली पाई गई, जिससे कोई ये मान सकता है कि हत्यारा उस रास्ते से निकल भागा। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो खुली खिड़की सिर्फ एक धोखा है। अगर कोई आदमी उस रास्ते से बाहर गया होता तो बर्फ पर उसके पैरों के निशान साफ दिखाई देते, लेकिन वहां बर्फ पर कोई निशान नहीं है। अपराध का पता कब चला? पोयरो ने पूछा। मिशेल। अपना नाम पुकारे जाने पर कंडक्टर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अब भी फीका और डरा हुआ दिख रहा था। मौसिए बॉक ने आदेश दिया, इन्हें बताओ कि सही सही क्या कैसे हुआ था। कंडक्टर झटके ले लेकर बोलने लगा। इन मिस्टर मौसिए के निजी सेवक ने आज सुबह कई बार इनका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। फिर आधा घंटा पहले डाइनिंग कार वाला बंदा आया। वो जानना चाहता था कि क्या मौसिए खाना खाएंगे। 11 बजे का टाइम था, इसलिए मैंने दरवाज़ा अपनी चाबी से खोल दिया, लेकिन अंदर दरवाजे में चेन भी होती है और वो चेन लगी हुई थी। कोई जवाब नहीं मिल रहा था और वहाँ अंदर एकदम खामोशी थी और सर्दी भी। खिड़की खुली थी और बर्फ़ अंदर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद इनको दिल का दौरा पड़ गया है। मैं ट्रेन के ड्राइवर को बुला लाया। हमने वो जंजीर तोड़ी और अंदर गए। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। पोयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, दरवाज़ा बंद था और अंदर से चेन लगी हुई थी, तो ये आत्महत्या तो नहीं थी? यूनानी डॉक्टर ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा।
आत्महत्या करने वाला आदमी क्या खुद को 10, 12, 15 जगह छुरी भोंकता है? पॉयरो की आंखें चौड़ी हो गईं। ये तो बहुत ही भयानक है। गाड़ी के ड्राइवर ने पहली बार मुंह खोला। ये जरूर कोई औरत होगी। मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये जरूर औरत ही होगी। सिर्फ एक औरत ही इस तरह से चाकू भोंक सकती है। डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन ने सोचने वाले अंदाज में अपना चेहरा सिकोड़ा। अगर ये औरत थी तो जरूर बहुत ही ताकतवर औरत रही होगी। वार इतनी जोर से किए गए थे कि हड्डी और मांस की सख्त परतों को चीरकर अंदर तक पहुंचे हुए थे। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका मतलब ये कोई पहले से सोचा समझा जुर्म नहीं था। शायद नहीं, डॉक्टर ने कहा। बेहद ताबड़तोड़ किया गया लगता है। वार अंधाधुंध किए गए थे और जहां तहां कुछ तो फिसलते हुए निकल गए। उनसे शायद ही कोई नुकसान पहुंचा हो। ऐसा लगता है कि किसी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और पगलाते हुए बार बार वार किए। इस बार गाड़ी के गार्ड ने कहा, अजी पक्का औरत ही है। औरतें ना ऐसी ही होती हैं। जब उनको गुस्सा आता है ना तो उनके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। इतना कहकर उसने ऐसे अक्लमंदी से सिर हिलाया कि सभी को लगा कि शायद वो अपने निजी अनुभव से ऐसा बोल रहा था। मेरे पास शायद आपकी जानकारी के भंडार में जोड़ने के लिए कुछ बात है, पॉयरो ने कहा। दरअसल मिस्टर रैचेट ने कल मुझसे बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि उनकी जिंदगी खतरे में थी। ओह, मौसिए बॉक ने कहा, तब तो ये कोई औरत नहीं होनी चाहिए। जरूर ये कोई गैंगस्टर होगा। अपनी थ्योरी को यूं हवा में उड़ते देख गार्ड थोड़ा दुखी दिखाई दिया। मौसिए बॉक ने कुछ सोचते हुए कहा, गाड़ी पर एक हट्टा कट्टा अमेरिकन आदमी भी है। एक मामूली सा दिखने वाला, बड़े बेकार से कपड़े पहने हुए। वो हमेशा च्युइंगम चबाता रहता है। देखने में वो अच्छा किस्म का आदमी नहीं लगता। तुम जानते हो ना मेरा मतलब किससे है? उन्होंने कंडक्टर की तरफ देखते हुए कहा। कंडक्टर ने सिर हिलाया और बोला, जी साहब, मैं समझ रहा हूँ। वो 16 नंबर कूपे में है। लेकिन मेरे ख्याल से वो नहीं हो सकता। मैं उसे डिब्बे में आते या जाते जरूर देख लेता। पता नहीं देख लेते या नहीं, इसकी बात तो हम बाद में करेंगे। सवाल तो ये है कि अभी फिलहाल क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपनी नज़रें पॉयरो पर टिका दी और बोले, देखो दोस्त, तुम जानते ही हो ना कि मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कितने होशियार हो। इसलिए इस जांच का जिम्मा मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ना, प्लीज़ मना मत करना। ये हमारे लिए बहुत ही गंभीर बात है। मैं अपनी कार कंपनी की तरफ से तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जब तक युगोस्लाविया की पुलिस यहाँ आए, कितना अच्छा हो कि हम उससे पहले ही इस गुत्थी को सुलझा लें। वरना बेकार की देरी, परेशानियाँ और निर्दोष लोगों के लिए फालतू की मुसीबतें। इसकी बजाय अगर तुम इस रहस्य को सुलझा दो तो उनके आते ही हम उनसे कहेंगे कि हाँ, एक हत्या तो हुई है, लेकिन ये रहा अपराधी। और मान लो अगर मैं हल ना कर पाया तो? पॉयरो ने पूछा। मौसी बॉक की आवाज़ में नरमी और लाड़ आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारी शोहरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मुझे तुम्हारे तरीकों का भी कुछ कुछ अंदाज़ा है। मैंने तुम्हें अक्सर ये कहते सुना है कि किसी मामले को सुलझाने के लिए आदमी को बस कुर्सी में पीछे कमर टिकाकर बैठने और सोचने की ज़रूरत होती है। इस केस में भी तुम यही करो प्लीज़। गाड़ी के मुसाफिरों से पूछताछ करो, लाश को देखो, जो भी सुराग हों उनकी जांच करो और फिर कुर्सी पर पीछे टिककर आराम से सोचो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें जल्दी ही सब कुछ समझ आ जाएगा। पॉयरो ने भावनाओं भरे स्वर में कहा, तुम्हारे विश्वास ने तो मेरे दिल को छू लिया है मेरे दोस्त। सच तो ये है कि इस केस में मेरी भी दिलचस्पी पैदा हो रही है। अभी आधा घंटा पहले ही मैं ये सोच रहा था कि अभी न जाने कितने घंटे और हमें बोर होना पड़ेगा, और अब देखो एक केस मेरे हाथों में आ गया है। आप इस मामले को बेशक मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बढ़िया, तो हम सब तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जो भी करना चाहते हो, वो करने के लिए आज़ाद हो। पॉयरो ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, तो शुरुआत के लिए मुझे इस्तांबुल से कैले जाने वाले डिब्बे का नक्शा चाहिए और उन लोगों की एक लिस्ट भी जो उसके अलग अलग कूपों में टिके हुए थे, और मैं उनके पासपोर्ट और टिकट भी देखना चाहूँगा। ये सब मिशेल तुम्हारे लिए ला देगा। कंडक्टर डिब्बे के बाहर चला गया। ट्रेन में और कौन कौन से मुसाफिर हैं? पॉयरो ने पूछा। इस डिब्बे में तो डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन और मैं ही सफ़र कर रहे हैं। बुखारेस्ट से आए डिब्बे में लंगड़ी टांग वाले एक बूढ़े सज्जन हैं। कंडक्टर उनको अच्छी तरह से जानता है। उसके बाद फिर आम डिब्बे हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, क्योंकि कल रात का खाना परोसे जाने के बाद वे बंद कर दिए गए थे। इस्तांबुल से कैले जाने वाले डिब्बे के आगे बस डाइनिंग कार ही है। पॉयरो ने धीरे से कहा, फिर तो लगता है
कि हमें हत्यारे को इस्तांबुल से कैले जाने वाले डिब्बे में ही खोजना पड़ेगा। 12 बजने के आधे घंटे बाद हम बर्फबारी में फंस गए थे और उसके बाद से कोई भी ट्रेन को छोड़कर जा नहीं सका होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हत्यारा हमारे साथ है, इस समय इसी रेलगाड़ी पर सवार। इससे आगे की कहानी के लिए सुने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस का दूसरा भाग।